नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, क्लाइमेट से। ठीक है, अगली यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5 है। इसमें हम लोग क्लाइमेट या जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप लोग जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आया निम्रा सुंडा की। साथ में मैं बुक सीरीज जो आपकी चला रहा हूँ। मैं एनएससी के लिए आपके लिए जो मॉक होते हैं वो लेके आया, लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। इससे क्या होता है, इससे एक मोरल जो होता है ना, डाउन हो जाता है। तो कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको एक लाइक करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियो व्यू आ रहे हैं, लेकिन ना तो लाइक आ रहा, ना तो उतने सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। केवल सेकंड लगते हैं आपको ये चीज करने में। शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज करते रहिए, तो मेरा भी एक होता है ना मोटिवेशन, वो भी बढ़ता रहेगा। तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए, ये तो आप समझ ही गए। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी को। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। सबसे पहले जलवायु में हम लोग पढ़ते हैं मौसम या वेदर के बारे में। मौसम क्या होता है? मौसम की डेफिनेशन ये होती है कि कोई किसी दिए एक स्थान या किसी निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति या अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक स्थान है, ठीक है, वहां पे एक निश्चित समय है। उस स्थान पे उस निश्चित समय में जो भी वहां की वातावरण की स्थिति है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। जैसे हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, ठीक है, कि अचानक से मौसम ऐसा हो जाता है कि अचानक से बादल बने, आंधी आ गई या तूफान आ गया या साथ में बारिश हो गई। तो ये क्या था? एक स्थान था, वहां पे अचानक से क्या हुआ? वातावरण, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ या वातावरण में परिवर्तन हुआ। उससे क्या हुआ? एक जो है अलग तरीके का वहां पे इन्वायरमेंट बन गया, जिससे क्या हुआ? कहीं पे बारिश हो गई, कहीं पे तूफान हो गए। तो ये जो पूरा फिनोमिना होता है, ये जो पूरा जो एक प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में एक निश्चित समय में। ठीक है, अगला क्या है? अगला पॉइंट हमारा वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है? एटमॉस्फेयर जो होता क्या है? यह होता है रंगहीन, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और एक गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, या रंगहीन स्वाधीन गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी को घेरे हुए होता है। ठीक है, हमारे जो आसपास जो भी चीजें हैं, सब क्या है? ये सब वातावरण है। ये लगभग 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ठीक है, अगर हाइट की बात करते हैं तो 16,000 किलोमीटर तक हाइट होगी इसकी। हालांकि वायुमंडल के कुछ द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर है। ठीक है, अगला बात करते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट बना है या वातावरण बना है, उसकी संरचना क्या है? एटमॉस्फेयर की संरचना क्या होती है? ऊर्ध्वाधर ताप अंतर। ठीक है, मतलब वर्टिकल जो हम टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके आधार पे हम लोग इसे 4 परतों में बांटते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। इसके आधार पे हमने वायुमंडल या हमारा जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर है, इसको हमने 4 परतों में बांटा हुआ है। ठीक है, वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी परतें होती है, उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली हमारी परत है, एक है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, और ध्रुवों से 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले। मतलब अगर हम मैप देखते हैं, ठीक है, मैप में ये हम मैप देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो बीच से लाइन हमारी जाती है, ये क्या होती है? हमारी भूमध्य रेखा होती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। और जो हमारे ये बिंदु होते हैं, जहां पे बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, ये क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। ध्रुव कह देंगे, ध्रुवी भाग हो जाएंगे, या पोलर पोलर प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम मान लो ये हमारी पहली परत है, तो अगर यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना होगा? 8 मीटर होगा। ठीक है, अगर हम इस लाइन से डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से कितना डिफरेंस होगा? 18 मीटर का। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ध्रुव से 8 मीटर की ऊंचाई पर जो परत मिलेगी, या हमारी जो भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत मिलेगी, वो क्या होगी? क्षोभ मंडल होगी, या इंग्लिश में उसे ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला इसमें पॉइंट क्या कह रहा है? इस परत में 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। ठीक है, मान लिया हम 1 किलोमीटर गए, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो कितना तापमान घटा? 6 डिग्री सेल्सियस तापमान घट गया।
ठीक है। तो हमारा क्या सीधा-सीधा हमने मोटा-मोटा समझा कि अगर हम क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, क्षोभ मंडल का मतलब होता है ट्रोपोस्फीयर में अगर हम ऊपर की तरफ अगली जो हमारी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, यह दूसरी प्रमुख वायुमंडलीय परत होती है जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 से 18, 8 होगी या ध्रुव से लेंगे तो 8। ठीक है, वायु अगर हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा से लेंगे तो 18। यहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक अगर ऊंचाई की परत देखेंगे तो कौन सी होगी, समताप मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, यह सबसे गर्म परत होती है। ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल क्या था, वो ठंडी परत थी क्योंकि उसमें 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता था। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, यह हवा में अधिकांश प्रकाश रासायनिक क्रियाओं की वास्तविक जगह है। ठीक है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं लाइट के द्वारा सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, समताप मंडल में होती है। इस परत में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन जो परत होती है किस लेयर में पाई जाती है, किस में पाई जाएगी, समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस परत को हम लोग ओजोनोस्फीयर कहते हैं, किसे कहते हैं, समताप मंडल को या स्ट्रेटोस्फीयर को। ठीक है, ओजोन की अधिकांश सांद्रता पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होती है। ठीक है, 8 से 18 क्या हो गया, ये तो पूरा समताप मंडल हो गया, ये 50 किलोमीटर, ये पूरा क्या हो गया, समताप मंडल। लेकिन 8 से लेकर 25 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओजोन परत होती है सबसे घनी होती है। ठीक है, सबसे डेंस होती है। अगला अगला जो हमारा लेयर क्या है वो क्या है, मध्य मंडल की बात करते हैं। मध्य मंडल है या इंग्लिश में इसे मीजोस्फीयर कहते हैं। यह समताप मंडल के ऊपर की परत है। यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भारी कमी आती है। इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, पहले में क्या था, सबसे नीचे वाली परत में टेम्परेचर बढ़ने पे, ऊपर जाने पे कम हो जाता था। फिर अगली जो परत आई समताप मंडल, उसमें टेम्परेचर बढ़ गया। फिर अगर हम बात करते हैं मध्य मंडल की तो उसमें टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया। अगला है हमारा एक्सोस्फीयर या बायोस्फीयर। यह सबसे बाहरी परत है जो एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर कही जाती है। ठीक है, इसे एक्सोस्फीयर भी कहेंगे या थर्मोस्फीयर भी कहेंगे। यह वायुमंडल में घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है इसका वायुमंडलीय जो घनत्व होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला बात करते हैं, पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। कितनी, 80 से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, थर्मोस्फीयर की निचली परत जो होती है वो क्या कहलाती है, आयन मंडल कहलाती है। ठीक है, जो थर्मोस्फीयर होता है इसके सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। इस आयन मंडल के माध्यम से लंबी दूरी की जो रेडियो संचार संभावनाएं होती हैं वो विकसित होती हैं। एक्सोस्फीयर आयनोस्फीयर के ऊपर की परत है। ठीक है, अगला बात करते हैं, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं हमारी कितनी जो लेयर्स थी। एक था हमारा क्षोभ मंडल, हिंदी में हम लोग जानेंगे। एक था समताप मंडल। ठीक है, एक था हमारा मध्य मंडल, एक हमारा वायुमंडल। ठीक है, एक हमारा क्या था, वायुमंडल। तो अगर हम बात करते हैं, जो क्षोभ मंडल था, समताप मंडल था,
मध्यमंडल था, वायुमंडल था। ठीक है, जो हमारा क्षोभ मंडल था इसमें जो टेम्परेचर था क्या था, घट रहा था। समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ रहा था, मध्यमंडल में फिर घट रहा था, वायु में फिर बढ़ रहा था। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये 8 से 0 से लेके 8 से 18 तक होती है। ये 8 से 18 से लेके कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। ये 50 किलोमीटर से लेके कितना होता है, ये होता है 80 किलोमीटर तक। और ये जो वायुमंडल होती है ये क्या होती है, 80 से लेके 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। कितनी, 80 से लेके 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना और जो हमारे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा ओस पड़ता है, कोहरा पड़ता है, सारी चीज़ें किस में होंगी, क्षोभ मंडल में होती है। वहीं अगर समताप मंडल की बात करें इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ओजोन परत किस में पाई जाएगी, समताप मंडल में पाई जाएगी। मध्य मंडल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है, इसे आयन मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। इसी में जो हमारी जो सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं इसी में लगी होती है। ठीक है, जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह या जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, या जो हमारा स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आयन मंडल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में होंगी, आयन मंडल में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे जो हमारी कुछ वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं, ठीक है, उनकी संरचना, उनकी मात्रा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायुमंडल में इसका आयतन कितना होता है, 78.08%। ठीक है, अगर आयतन की बात करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे 78.08%, ऑक्सीजन की बात करेंगे 20.95%, ऑर्गन की बात करेंगे 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे 0.03%, नियॉन की बात करेंगे 0.0018%। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन कितना, 78.084%। ठीक है, वेट की बात करेंगे तो कितना, नाइट्रोजन 76% पाया जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.9% वॉल्यूम पाया जाता है। अगर हम वेट की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऑर्गन की बात करते हैं तो 0.93% पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कितना वॉल्यूम, 0.03% पाया जाएगा। नियॉन 0.0018% पाया जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, मृदा की वायु में गैसों की संरचना। जो मृदा होती है, मतलब जो हमारी सॉइल है, उसमें जो वायु गैसें होती हैं उनकी संरचना की बात करते हैं। मृदा वायु में नाइट्रोजन प्रतिशत वायुमंडल की नाइट्रोजन के लगभग समान रहती है। ठीक है, मतलब जितना वायुमंडल में नाइट्रोजन होगा उतने परसेंट जो है मृदा में होता है, सॉइल में होता है, जबकि वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम होता है। ठीक है, मतलब जो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जा रही है उसकी अपेक्षा मृदा में जो ऑक्सीजन पाई जाएगी उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। लेकिन वातावरण की तुलना में CO2 का स्तर, ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 8 से 10 गुना अधिक होता है, किसमें, सॉइल में। कितना, 8 से 10 गुना अधिक होता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं अगर समझनी है। नाइट्रोजन जितना वायुमंडल में पाई जाएगी उतनी ही सॉइल में पाई जाएगी। ऑक्सीजन जितना वायुमंडल में पाई जाएगी उससे थोड़ा कम किस में पाई जाएगी, किस में, सॉइल में पाई जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं CO2 की, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 8 से 10 गुना अधिक किसमें पाई जाएगी, सॉइल में पाई जाएगी वायुमंडल की अपेक्षा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक क्या होता है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है या सौर स्थिरांक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। वातावरण की बाहरी सीमा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के सतह क्षेत्र पर 1 मिनट में गिरने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो हमारा वातावरण है, ठीक है, उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसमें जो 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें 1 मिनट में गिरने वाली जितनी भी हमारी ऊर्जा होती है, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक के रूप में जानते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी परत थी, सबसे ऊपरी परत क्या थी, एक्सोस्फीयर। इसकी जो सबसे ऊपरी, यहाँ पे 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में जितनी भी हमारी ऊर्जा यहाँ पे आई उसे हम लोग कहते हैं सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सौर स्थिरांक का मान 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट में
कितने कैलोरी ऊर्जा जो है वहाँ पे गिर रही, तो 1.94 कैलोरी ऊर्जा गिर रही। इसका एसआई में अगर बात करें तो 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होगा। सौर विकिरण को, जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है, इसको विद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे छोटी छोटी थैलियों में प्राप्त करते हैं। इन थैलियों को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। इन थैलियों को हम लोग क्या कहेंगे, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं पार क्या होता है। अगला हम क्या बात करेंगे, पार क्या होता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण, या इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, या हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण। ठीक है, ये क्या होता है, हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तरंग दैर्ध्य में सौर ऊर्जा का उपयोग 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक, या विकिरण 400 से 7 नैनोमीटर तक तरंग दैर्ध्य की प्रकाश संश्लेषण के कारण सबसे अधिक सक्रिय होती है, जो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाती है। मतलब ये क्या कह रहा है, जब हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी रेडिएशन आती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक है, या 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोन मीटर, ठीक है, या माइक्रोन। ठीक है, तो ये जो इनके बीच की रेडिएशंस आती हैं, ये क्या होती हैं, ये सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगला बात करते हैं पार ए या फोटॉन को क्वांटम सेंसर द्वारा मापा जाता है। पार को किससे मापते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किससे मापते हैं, क्वांटम सेंसर के द्वारा मापा जाता है। पार की यूनिट आइंस्टीन या वाट मीटर प्रति स्क्वायर होती है। अगला है लक्स, या सौर विकिरण की तीव्रता या चमक को मापने वाली पुरानी इकाई है सब। ठीक है, अगला हम बात करते हैं संकीर्ण तरंग बैंड या नैरो वेव बैंड में स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। ठीक है, अगर नैरो वेव बैंड की बात करें तो किससे मापते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। अगला है लैप्स रेट या गिरावट दर क्या होती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी, जिसे तापमान गिरावट दर व्यक्त किया जाता है, या इसे लैप्स रेट कहते हैं। जितना ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे उतनी तापमान की अगर गिरावट होती जाएगी तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। आमतौर पर तापमान में गिरावट की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। कितनी, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो नॉर्मली 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। अगला हम बात करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होती है। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होती है, जिस दर पर हवा के बढ़ने या गिरने के बाद तापमान में बदलाव होता है उसे कहते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, अगर हम ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं और तापमान गिर रहा है तो लैप्स रेट हो जाएगा। अगर हमारी जो वायु है, ठीक है, वायु के द्वारा ऊपर नीचे तापमान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करें तो ये कितनी होती है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ठीक है, अगर हवा 1 किलोमीटर ऊपर उठती है तो कितना टेम्परेचर घट जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जिस स्थिति में तापमान में गिरावट के बजाय अचानक वृद्धि होती है उसे तापमान इन्वर्जन कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, मतलब गिरावट की बजाय क्या हो गया, अचानक इसमें क्या हो गया, ग्रोथ हो गई, ठीक है, या इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसे इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जो अगला टॉपिक है वो है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, हमारा जो सूर्य होता है उसके द्वारा कुछ हमारी जो है सूर्य किरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, ये मान लो हमारी सॉइल है, ये पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर कुछ किरणें जो होती हैं वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ किरणें जो होती हैं वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ किरणें मृदा द्वारा या पेड़ द्वारा क्या होती है, अवशोषित। तो जो किरणें पृथ्वी तक आई, पृथ्वी से फिर वायुमंडल में रिफ्लेक्ट हो गई या परावर्तित हो गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाली एवं परावर्तित होकर लौटकर वापस वातावरण में जाने वाली विकिरणों के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब कितनी किरणें आई, कितनी किरणें लौट गई, इनके बीच के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, एल्बिडो कहते हैं। अगला, किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण को एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको यह प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फसल की एल्बिडो
फसल जो सतह होती है जहाँ पे फसलें बोई जाती हैं उनका एल्बिडो 20 से 30% के बीच होता है। वहीं अगर बर्फ़ की बात करें, ठीक है, जो हमारा ताज़ा बर्फ़ होता है उसकी एल्बिडो की बात करें तो 75 टू 95% के बीच क्या होता है, एल्बिडो पाया जाता है। ठीक है, मतलब जितना भी वाइट वाली चीज़ होगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं गर्मियों में टेम्परेचर में बचने के लिए छतों पे क्या करते हैं, सफ़ेद चूने का लेप लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि जो भी हमारी सूर्य की किरणें आ रही हैं, भाई टेम्परेचर तो उसी से बढ़ेगा ना, जो सूर्य की किरणें हमारी एब्जॉर्ब कर लेती हैं मकान को। तो अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो अगर वाइट हमारा सरफेस है तो वाइट सरफेस के क्या होता है, और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे अवशोषित हो जाता था पहले, अब नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़, ये जो हमारी किरणें आई हुई हैं ये फिर से वायुमंडल में चली जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, ताज़े बर्फ़ का होता है। फसल का कितना होता है, 23 से 30% के बीच में होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं चक्रवात या साइक्लोन क्या होता है। अगला बात करेंगे चक्रवात या साइक्लोन क्या होता है। चक्रवात एक लगभग गोलाकार कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसका व्यास 100 से 1000 मील अथवा हवा की गति के केंद्र की ओर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव हमेशा इस क्षेत्र में केंद्र में सबसे कम होता है और तेज़ी से बाहरी रूप में बढ़ता है। जैसे तूफान, टाइफोन्स, हैरिकेन्स, ये सारे चक्रवात के नाम होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि चक्रवात आया, कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। समुद्र में क्या होता है, जब पानी गर्म होता है, ठीक है, तो जब पानी गर्म होता है तो ऊपर की तरफ होता है। जब ऊपर की तरफ उठता है तो समुद्र की जो हवाएं होती हैं उसको क्या होती हैं, उसको घुमाने लगती हैं। जब वो घुमाने लगेंगी तो ये बीच का जो यहाँ पे प्रेशर होता है ये क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। जब बीच का प्रेशर कम होगा तो ये हवाएं बाहर की तरफ घूमने लगेंगी, और जब घूमने लगेंगी जितनी भी हवा उसमें भरती जाएगी उतनी तेज़ी से और यही जो होता है, यही हवाएं क्या होती हैं, यही तूफान या चक्रवात का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, चक्रवात आते हैं या साइक्लोन आते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं क्लाइमेट क्या होता है। अगला क्या बात करेंगे, क्लाइमेट क्या होता है। जलवायु एक सामान्यीकृत मौसम या किसी भी दिए गए क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की अवस्था का योग होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था मौसम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, मौसम मतलब होता है तुरंत का बना हुआ वातावरण। ठीक है, सीधा एक लाइन का तुरंत का बना हुआ या शीघ्र ही बना हुआ वातावरण। क्लाइमेट क्या होता है, ये कई सालों से, कई दशकों से बना हुआ एक ही स्थान पे जो मौसम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं जलवायु का वर्गीकरण। कई वैज्ञानिकों ने जलवायु का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है दिया है। सबसे पहले बात करते हैं डी कैंडोल की, जिन्होंने 1900 में कहा कि यह वनस्पति या वेजिटेशन के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने किस आधार पर दिया जलवायु का वर्गीकरण, वेजिटेशन के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। दूसरे हमारे यहाँ कोपेन जी, उन्होंने 1936 में कहा कि इन्होंने मौसम के तत्वों जैसे टेम्परेचर, वर्षा के आधार पर दुनिया की जलवायु को 5 समूहों में विभाजित किया। किसके आधार पे, टेम्परेचर हो गया, बारिश, वर्षा हो गई, जो हमारा इरिगेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हमारी होती हैं, किसमें, जो इन्वायरमेंट की होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, इनके आधार पे इन्होंने 5 जो है भागों में बांट दिया किसको, क्लाइमेट को। ठीक है, अगला बात करते हैं ट्रोल ने 1965 में यह वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वनस्पत क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए संतोषजनक पाया गया। यह वर्गीकरण कृषि उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसको अपनाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा अपनाया जाता है, ट्रोल को ही अपनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इक्रीसेट, ठीक है, जो हैदराबाद में है, भारत में अर्ध शुष्क कटिबंधों को वर्गीकृत करने के लिए यह पद्धति को अपनाता है। अगला थॉर्नवेट, इन्होंने पीई सूचकांक दिया। थॉर्नवेट ने क्या दिया, पीई सूचकांक दिया। ठीक है, टीई एवं वर्षा के सीजन का वितरण के आधार पर। ठीक है, इन्होंने किस आधार पर दिया, जो टीई होता है, पी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, जो हमारी प्रभावी वर्षा होती है उसका सूचकांक दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, पी इंडेक्स जो होता है P/E। ठीक, प्रेसिपिटेशन और इवोपोरेशन के अनुपात को किससे गुणा करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग थॉर्नवेट के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन क्लाइमेट का है उसे कहते हैं। ठीक है, किसे, पी इंडेक्स इज इक्वल टू P/E × 100। ठीक है, अगला बात करते हैं
मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स या MDI, ठीक है, नमी की कमी सूचकांक या MDI शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाता है। AICRP ऑन ड्राई लैंड, जो ICR के द्वारा चलाया गया MDI पर आधारित वर्गीकरण को अपनाया गया, ठीक है। MDI क्या होता है? P माइनस पेट अपान पेट इंटू 100, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, P माइनस पेट अपान पेट इंटू 100, P माइनस पेट अपान पेट इंटू 100, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स की बात करते हैं, MDI की बात करते हैं। जो सब ह्यूमिड की बात करते हैं कितना होता है? 0 से 33.3%, ठीक है। अगर सब ह्यूमिड की बात करते हैं 0 से 33.3% होता है। सेमी एरिड की बात करते हैं तो कितना होता है? -33.3 से -66.6% होता है। वहीं एरिड की बात करते हैं तो कितना होता है? -66.6 से ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? -66.6 से ज़्यादा होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्ज़ाम में आता है कि अगर हम क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेमी अर्ध शुष्क होता है उसमें जो मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स होता है वो कितना होता है, और जो आपको दिया गया है ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कितना होता है? फिर से एक बार बात करते हैं। एरिड का कितना होता है? -66.6 से ज़्यादा होता है। सेमी एरिड का क्या होता है? -33.3 से -66.6% होता है। सब ह्यूमिड की बात करते हैं 0 से -33.3% होता है। अब बात करते हैं आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? आर्द्रता की बात करेंगे और ह्यूमिडिटी की बात करेंगे।